जी, अस्सलाम वालेकुम। Today I'm going to start about the indirect acting cholinergic agonist, also termed as acetylcholinesterase inhibitors। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ये जो इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं उन्हें हम लोग एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स भी कह रहे होते हैं, बिकॉज वो जाकर उस एंजाइम जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज है उसको इनहिबिट कर रही होती हैं। और एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन के। एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन करता है, उसको एसिटेट और कोलिन में कन्वर्ट कर देता है। जब ये ड्रग्स जाके उस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, लेकिन रिवर्सिबली भी हैं और हमारे पास इरिवर्सिबल भी है। अगर हम रिवर्सिबल की बात करें तो रिवर्सिबली जाके उस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। जब रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिट हो गया तो वो अब डिग्रेडेशन नहीं कर रहा है एसिटाइलकोलिन की। एसिटाइलकोलिन की जब डिग्रेडेशन ही होगी तो ऑटोमेटिकली एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो जो रिसेप्टर के ऊपर उसका एक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, वो जाकर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगी ज़्यादा। अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्स है वो भी इन्हांस्ड हो जाएगा। इस तरह पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जो है वो प्रोनाउंस्ड हो रहा है। इनडायरेक्टली जाके जो ड्रग्स हैं वो एंजाइम को इनहिबिट करके जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करी हैं। Acetylcholinesterase is an enzyme that cleaves acetylcholine. They reversibly inhibit acetylcholinesterase। देखा हुआ acetylcholinesterase हमारे पास एक एंजाइम है जो acetylcholine को क्लीव करता है। अब ये जो ड्रग्स हैं ये रिवर्सिबली इनहिबिट करती हैं acetylcholinesterase को और इंक्रीज़ करती हैं इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज़ कर देती हैं। अब हमारे पास एड्रोफोनियम जो ड्रग है ये हमारे पास इंडायरेक्ट एक्टिंग है और acetylcholinesterase रिवर्सिबल है। ये ना स्पेलिंग में मिस्टेक है थोड़ी, एड्रोफोनियम है नाम इसका। PHO के बाद एन आना है और जो स्टार्टिंग पे एन लिखा हुआ है ई के बाद वो नहीं आना। एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम जो ड्रग है बेसिकली इट्स अ क्वाटर्नरी अमाइन। ये क्वाटर्नरी अमाइन है। इसका एक्शन जो है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए होती है। 10 to 20 मिनट्स तक जो है ना वो इसका एक्शन होता है। अब इसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट अगर हम उसकी बात करें तो यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया जो ग्रेविस है उसकी डायग्नोसिस में यूज़ होता है। बेसिकली माइस्थीनिया ग्रेविस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसके अंदर ये होता है कि हमारी जो अपनी ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो हम यही कहते हैं ना कि जो हमारे अपने सेल्स हैं उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है इम्यून सिस्टम, हमारे अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कोई किसी भी तरह का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पैंक्रियास के बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, डायबिटीज़ टाइप 1 हो रही है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इस तरह रिमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इस तरह हमारे पास और बहुत से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। इसमें माइस्थीनिया ग्रेविस भी है। माइस्थीनिया ग्रेविस जो है उसके केस में ये हो रहा है कि एंटीबॉडीज़ जो है ना, जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ब्रेन में जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, उन रिसेप्टर्स को जाके एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब वो रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, अब वो रिसेप्टर्स ज़्यादा है ही नहीं। जब रिसेप्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो एसिटाइलकोलिन का उन पर एक्शन भी ऑटोमेटिकली नहीं होगा ज़्यादा। तो अल्टीमेटली जो मसल है उसकी वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। ये जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर जाकर एक्ट करती है। और हमने ये बात आई थिंक सो लास्ट टाइम शायद मैंने डिस्कस भी की थी कि कॉन्ट्रैक्शन करवाती है मसल्स की। स्केलेटल मसल्स में हमारे पास जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ना वो मस्क्रिनिक भी होते हैं, निकोटिनिक भी होते हैं। इन दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एसिटाइलकोलिन एक्ट करती है। मस्क्रिनिक रिसेप्टर्स डिफरेंट हैं, मतलब M1 रिसेप्टर्स अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट हैं, उसके अलावा आइस पे प्रेजेंट है। M3 रिसेप्टर्स हमारे पास स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है। M2 रिसेप्टर्स हमारे पास हार्ट में प्रेजेंट है। इस तरह उनकी डिफरेंट लोकेशन। लेकिन जब हम निकोटिनिक रिसेप्टर्स की बात करें तो हमारे पास न्यूरॉन्स पे और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, यानी कि जो हम लोग हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब एक NN होते हैं और एक NM होते हैं। अब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जब एक एंटीबॉडीज़ आके उनको एंटीजेंस कंसिडर करके उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी, निकोटिनिक रिसेप्टर्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, निकोटिनिक रिसेप्टर्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो एसिटाइलकोलिन का उस पर एक्शन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जो स्केलेटल मसल की एक अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्शन चाहिए थी वो नहीं होगी। अल्टीमेटली क्या होगा, मसल वीकनेस हो जाएगी। अभी जो मसल वीकनेस की कंडीशन है इसे हम माइस्थीनिया ग्रेविस बोल रहे होते हैं। अब ये कैसे यूज़ हो रही है जो एड्रोफोनियम है फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। एड्रोफोनियम बेसिकली एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर है, ठीक है, चाहे रिवर्सिबल ही है लेकिन एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर है, वो एंजाइम को जाके इनहिबिट करेगी। अल्टीमेटली क्या होगा, एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एसिटाइलकोलिन रिक्वायरमेंट है। अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स की चाहे अवेलेबिलिटी कम है, लेकिन जब एसिटाइलकोलिन उसकी कंसंट्रेशन एक प्रोनाउंस्ड हो जाएगी तो फिर भी वो कुछ जाके जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनको ऑक्यूपाई करके तो जो है ना वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द नर्व्स उसको इन्हांस करने की कोशिश करेगी। अल्टीमेटली जो मसल वीकनेस है वो कुछ हद तक कम होगी।
मतलब फॉर एग्जांपल अगर आई के मसल्स वीक हैं या फिर इस तरह से जो मसल वीकनेस शो हो रही है, जब आपने ये ड्रग दिया उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट मिली है, पेशेंट ने कहा कि नहीं मुझे इम्प्रूवमेंट जो है ना वो शो हो रही है आफ्टर दिस ड्रग, तो इट मीन्स कि उस पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है। आफ्टर दिस ड्रग जो है ना उसको इम्प्रूवमेंट शो हुई है, उसके मसल वीकनेस में इम्प्रूवमेंट आई है, तो वो कुछ कंपनसेट किया है, तो उसका मतलब यह है कि इस पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है, क्योंकि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स ने इसकी कंडीशन को इम्प्रूव किया। और एंटीडोट है ये ट्यूबरक्यूराइन के लिए। ट्यूबरक्यूराइन हमारे पास एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, ठीक है। ये बेसिकली जाके निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, डिपोलराइजेशन नहीं होने देता, स्केलेटल मसल की रिलैक्सेशन कर देता है, पैरालिसिस कर देता है। अब हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जब एसिटाइलकोलिन जाके अटैच होती थी तो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन जब ट्यूबरक्यूराइन है उसने न्यूरोमस्कुलर मतलब जाके ब्लॉक कर दिया ना, जब स्केलेटल मसल की रिलैक्सेशन कर दिया, पैरालिसिस कर दिया, तो उसके केस में अगर आप एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर देते हो तो वो एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा करेगा। एसिटाइलकोलिन जाके कोशिश करेगी कि उस ट्यूबरक्यूराइन को डिस्प्लेस करे और फिर जाके खुद बाइंड करे, अल्टीमेटली जो पैरालिसिस है उसको कंपनसेट करने की कोशिश करे, उसको रिवर्स बैक करने की कोशिश करे। दैट्स वाई जो एड्रोफोनियम है वो ट्यूबरक्यूराइन में एंटीडोट के तौर पर भी यूज़ हो रहा है और माइस्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में भी यूज़ हो रहा है। और माइस्थीनिया ग्रेविस की हमने ऑलरेडी बात करी, इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज। एंटीबॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स को एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो फ्यू रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइलकोलिन के लिए, मसल वीकनेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को। अब फाइसोस्टिगमिन की अगर हम बात करें तो इट्स कार्बामिक एसिड एस्टर्स। जितने भी स्टिगमिन्स हैं ना ये कार्बामिक एसिड एस्टर्स हैं, फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन। अब फाइसोस्टिगमिन हमारे पास एक नाइट्रोजनस कार्बामिक एसिड है, ये टर्शरी अमाइन होता है, इंटेस्टाइनल एंड ब्लैडर मोटिलिटी इंक्रीज करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही पढ़ते हैं पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स की अगर हम ओवरऑल बात करें तो मोटिलिटी ज़्यादा हो रही होती है, इंटेस्टाइनल की भी, ब्लैडर की मोटिलिटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। उसके अलावा हार्ट के केस में ब्रेडिकार्डिया हो रहा होता है, ठीक है। आइज़ के केस में मायोसिस हो रही होती है, तो ये कुछ और सिक्रीशंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, साइवेशन इंक्रीज़ हो रही होती है, ये सारे पैरासिम्पैथेटिक जो रिस्पॉन्सेज हैं वो है। तो फाइसोस्टिगमिन जो है ना बेसिकली इंटेस्टाइनल और ब्लैडर मोटिलिटी को ज़्यादा कर है। अब इंटेस्टाइनल और ब्लैडर मोटिलिटी जब ज़्यादा हो रही है तो उससे क्या होगा कि मतलब यूरिनेशन ज़्यादा होगी और इस तरह से होगा। लेकिन मतलब अगर ए टोनिक है पर्सन, जिसमें टोनिसिटी नहीं है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है, तो उसके केस में हम इस तरह के ड्रग्स प्रेफर कर रहे होते हैं ताकि उसकी जो एटोनिक ब्लैडर है या इस तरह के, तो फिर वो एटोनिक जो है ना जब ये देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होकर तो वो चीज़ जो है मैनेज हो सकती है। उसके अलावा फाइसोस्टिगमिन डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर जो है उसको भी डिक्रीज़ करता है। हमारे पास पाइलोकार्बिन की भी हमने बात की थी कि इंट्राओकुलर प्रेशर डिक्रीज़ करता है और ग्लूकोमा में भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो जो भी ड्रग्स इंट्राओकुलर प्रेशर डिक्रीज़ कर रही होती हैं वो ग्लूकोमा को भी कुछ हद तक ट्रीट कर रही होती हैं। लेकिन हमारे इस केस में जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं उसमें पाइलोकार्बिन जो है वो बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। लेकिन फाइसोस्टिगमिन भी इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर रही होती है। थेराप्यूटिक इफेक्ट की अगर हम इसकी बात करें तो ये रिवर्स करती है सीएनएस एंड कार्डियक इफेक्ट्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स। जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं और जो एट्रोपिन है, ये कुछ एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उस एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स को कंपनसेट करने के लिए फाइसोस्टिगमिन दे रहे होते हैं जो इसके इफेक्ट्स को रिवर्स करें। बिकॉज जब हम लोग कोई भी एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह दे रहे थे तो उसके कुछ हद तक ना एडिशनल इफेक्ट्स भी होते हैं, तो वो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी होते हैं। वो एम रिसेप्टर्स जो हमारे पास चाहे वो ब्रेन में या फिर किसी भी जगह पे एम रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रहे हैं, चाहे M1 को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं अगर वो ब्लॉक हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स मिल रहे होते हैं। और एट्रोपिन तो एंटी कोलिनर्जिक एक ड्रग है हमारे पास, तो वो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स जो प्रोड्यूस कर रही थी सीएनएस इफेक्ट्स को, तो उसके केस में रिवर्स करने के लिए हम फाइसोस्टिगमिन को प्रेफर करते हैं। फाइसोस्टिगमिन इज़ द एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन, ये भी आप कह सकते हैं। अगर पूछा जाए एट्रोपिन का एंटीडोट क्या है तो वी कैन से कि फाइसोस्टिगमिन इज़ द एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन। एंटी डिप्रेशेंट्स के केस में भी सीएनएस इफेक्ट्स और कार्डियक इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए दे रहे हैं हम, और एट्रोपिन के जो एंटीडोट है उसके केस में भी हम क्या फाइसोस्टिगमिन दे रहे हैं अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गया। अगर हम नियोस्टिगमिन की बात करें तो नियोस्टिगमिन इज़ ए लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, 2 to 4 आवर्स का ड्यूरेशन है इसका, क्वाटर्नरी नाइट्रोजन होती है। स्केलेटल मसल्स पे जो इसका अफेक्ट होता है इट्स ग्रेटर देन फाइसोस्टिगमिन, यानी कि जो स्केलेटल मसल्स पे पर्टिकुलरली अफेक्ट है नियोस्टिगमिन का इट्स ग्रेटर देन फाइसोस्टिगमिन। और इसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है इट्स ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। जब हम ऑलरेडी बात करें कि स्केलेटल मसल्स पे उसका ज़्यादा इफेक्ट है, और स्केलेटल मसल्स का जब हमारे जहन में बात आनी चाहिए तो हमारे जहन में निकोटिनिक रिसेप्टर्स आते हैं, और निकोटिनिक रिसेप्टर्स की डिस्ट्रक्शन हो गया किसमें, माइस्थीनिया ग्रेविस में। अगर इसका इफेक्ट ज़्यादा स्केलेटल मसल्स में है तो बेसिकली ये माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में ही प्रेफर की जा रही होगी।
बिकॉज माइस्थीनिया ग्रेविस जो है हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से डिजीज़ हो गया है, और इस स्काइटल मसल पे इसका ज़्यादा इफेक्ट होने की वजह से वहाँ पे एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा करके तो उस माइस्थीनिया ग्रेविस को कुछ हद तक ट्रीट करेगा। और एंटीडोट फॉर ट्यूबोक्यूराइन, ये भी ट्यूबोक्यूराइन के लिए एंटीडोट है क्योंकि स्काइटल मसल्स पर ज़्यादा इफेक्ट है। और ट्यूबोक्यूराइन हमने ऑलरेडी बात की कि एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, तो ट्यूबोक्यूराइन के एंटीडोट हमने एक एड्रोफोनियम पढ़ी, और एक जो हमारे पास है ये नियोस्टिगमिन है। और जो एट्रोपिन के एंटीडोट है वो फाइसोस्टिगमिन है, और एंटी डिप्रेसेंट्स के जो इफेक्ट्स हैं उसको रिवर्स करने के लिए भी फाइसोस्टिगमिन दे रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो डायग्नोसिस है माइस्थीनिया ग्रेविस की, उसके लिए हम एड्रोफोनियम यूज़ कर रहे होते हैं, और जो ट्रीटमेंट है माइस्थीनिया ग्रेविस का उसके लिए हम नियोस्टिगमिन यूज़ कर रहे हैं। अगर पायरिडोस्टिगमिन और एम्बिनोनियम की अगर हम बात करें तो ये ड्रग ऑफ चॉइस एंड क्रॉनिक मैनेजमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। अगर क्रॉनिक मैनेजमेंट करनी है माइस्थीनिया ग्रेविस की, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करनी है, तो उसके केस में जो प्रेफर्ड ड्रग्स है वो पायरिडोस्टिगमिन एंड एम्बिनोनियम है। पायरिडोस्टिगमिन एंड एम्बिनोनियम आर द ड्रग ऑफ चॉइसेस इन द मैनेजमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। अब अभी हम लोग जो है रिवर्सिबल की बात करें। अब इंडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर हमने बात की थी रिवर्सिबल होती हैं और इरिवर्सिबल होती हैं। जो रिवर्सिबल होते हैं एसिटाइलकोइनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स को रिवर्सिबल एसिटाइलकोइनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सिबल ही एसिटाइलकोइनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही हैं, ठीक है। उसके केस में उसके अंदर जो ड्रग्स फॉल करी हैं वो एक एड्रोफोनियम है, ठीक है। उसके बाद फाइसोस्टिगमिन पढ़ी हमने, नियोस्टिगमिन पढ़ी, और जो है ना अब नेक्स्ट हमारे पास पायरिडोस्टिगमिन एम्बिनोनियम, ये हमने पढ़ लिया कि क्रॉनिक मैनेजमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस में दी जा रही होती है। उसके अलावा टेक्रिन, डोनेप्सिल, रिवास्टिगमिन एंड ग्लैंटामिन, दीज आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज़ बेसिकली हम इसमें कहते हैं कि इसमें डिमेंशिया हो रहा होता है, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो रहा होता है, कुछ प्रोटीन डिपॉजिट्स जो है ना वो ब्रेन के सेल्स के अराउंड जो हैं वो मतलब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और इसके केस में जो है ना जो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन है वो अफेक्ट हो रही होती है, कोलिनर्जिक ब्रेन सेल्स जो हैं वो भी उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आप इस तरह की ड्रग देते हो जो एसिटाइलकोलिन एंजाइम को इनहिबिट करती है, तो वो एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा कर रही है। एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा करके वो जो कोलिनर्जिक ब्रेन सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है उसको कुछ हद तक कंपनसेट किया जा रहा होता है, और एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने से जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द नर्व सेल्स तो वो भी इन्हांस हो रही है, जिसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज़ कुछ हद तक मैनेज हो रही होती है विद दीज ड्रग्स, विद दीज एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स। बट डोनाप्सिल जो है ना ये हम लोग प्रेफर कर रहे होते हैं, ये प्रूव्ड है। Tacrin, Napsil, Rivaroxaban and Glantamin, these are the first line treatment in Alzheimer's disease. ओनली टेक्रीन हेपेटोटॉक्सिक, जो टेक्रीन है वो हेपेटोटॉक्सिक और जो ग्लैंटामिन है वो जीआईटी डिस्ट्रेस कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनेस्ट्रेज एगोनिस्ट की जो इरिवर्सिबल है। अब इरिवर्सिबल की अगर हम बात करें तो इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, और दैट्स वाई इन्हें हम लॉन्ग एक्टिंग भी कहते हैं। इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो प्रोलॉन्ग होता है, ज़्यादा टाइम के लिए अपना एक्शन शो करते हैं बिकॉज इरिवर्सिबल एंजाइम को इनहिबिट कर रही हैं। इसमें इकोथायोफेट होते हैं, मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, तो उसमें हमारे पास इकोथायोफेट आ रहा है। इकोथायोफेट बेसिकली कोवलेंटली बाइंड करता है विया फॉस्फेट ग्रुप, जिसका फॉस्फेट ग्रुप है उससे कोवलेंटली बाइंड कर देता है हाइड्रोक्सल ऑफ सीरीन एट द एक्टिव साइट ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करना है ना इस ड्रग ने, अब उसको इरिवर्सिबल इनहिबिट कर रहा है कैसे, और जो उसका फॉस्फेट ग्रुप है उसको जो है ना बाइंड कर रहा है उस फॉस्फेट ग्रुप के विया जो हमारे पास एक्टिव साइट है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम की, उसके हाइड्रोक्सल जो ग्रुप है सीरीन का उसके साथ बाइंडिंग हो रही है फॉस्फेट ग्रुप की हाइड्रोक्सल ऑफ सीरीन के साथ। किस तरह बाइंडिंग हो रही है, कोवलेंटली बाइंडिंग हो रही है, और एंजाइम जो है वो परमानेंटली इनएक्टिव हो गया। जब एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिव हो गया तो एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन जो है वो होती रहेगी और रिस्पॉन्स जो होता रहेगा, इसलिए ये जो ड्रग्स हैं ये लॉन्ग एक्टिंग होती हैं। अब एजिंग क्या है, एजिंग बेसिकली फोस्फोरिलेटेड एंजाइम स्लोली रिलीज वन ऑफ इट्स अल्काइल ग्रुप। एजिंग हमारे पास जो है ना वो ये है कि बेसिकली जो फॉस्फेट ग्रुप और एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है इनके आपस में बाइंडिंग हुई है, ठीक है। अब जो फॉस्फोरिलेटेड एंजाइम है, अब वो एंजाइम फॉस्फोरिलेटेड हम उसे कह रहे हैं क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप के साथ वो अटैच हो गया, वो स्लोली रिलीज करता है वन ऑफ इट्स अल्काइल ग्रुप, डी अल्काइलेशन कर रहा है, यानी कि अपना एक अल्काइल ग्रुप जो है उसको रिलीज कर रहा है। बेसिकली जिस तरह टाइम पास होता रहेगा आफ्टर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो एजिंग के चांसेस इन्हांस होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम में चांस इंक्रीज कर देता है कि अल्काइल ग्रुप जो है वो रिलीज करते हैं। जब एजिंग ज़्यादा होगी, मतलब एजिंग प्रोसीड करिए प्रोग्रेस करिए, तो उसके केस में ऐसा होगा कि जो रीएक्टिवेट करना एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को मुश्किल हो जाएगा, उतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा जिस तरह एजिंग प्रोसीड करेगी। तो अगर ऐसा है कि एक बंदे को आपने इकोथायोफेट दिया है, कोई ऐसी ड्रग दिया
जो है ना एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को इरिवर्सिबल इनहिबिट कर गया। तो अगर पॉइजनिंग हो रही है तो आपको बहुत जल्दी जो है ना वो कोशिश करनी है कि वो उसकी एंटीडोट दे दें, प्रेलिडोक्साइम जो हम दे रहे होते हैं। बिकॉज़ अगर एजिंग का प्रोसेस हो गया तो उसमें जो है ना ऑक्साइम्स भी फिर काम नहीं करते, उसको रीएक्टिवेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये एजिंग जो है ना विद टाइम हो रही होती है अल्काइल ग्रुप जो है उसको रिलीज़ करके। अब इसमें जो थेराप्यूटिक इफेक्ट अगर हम बात करें, यूज्ड इन द क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज हो सकता है बट नॉट द फर्स्ट लाइन एजेंट। लॉन्ग ड्यूरेशन है इसका, 1 वीक तक इसका एक्शन है। और सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसका रिस्क है कि कैटरैक्ट्स कर सकता है। और पैराथाइओन जो है ना ये भी हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंदर आ रहा होता है, और इसको जो है ना हम इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। अब ये एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स थे इरिवर्सिबल, कौन कौन से, इकोथायोफेट था और पैराथाइओन था। पैराथाइओन बेसिकली यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, और इकोथायोफेट जो है वो कोवैलेंटली तो बाइंड कर रहा है लेकिन उसका जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग है, 1 वीक तक उसका एक्शन है। अब रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज की अगर हम बात करें तो प्रेलिडोक्साइम जो है वो हमारे पास एंटीडोट होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का। अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पॉइजनिंग हो गया तो प्रेलिडोक्साइम से हम प्रेफर करते हैं। बेसिकली जो ऑक्साइम ग्रुप होता है ना प्रेलिडोक्साइम के अंदर, उसकी जो एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द फॉस्फेट ग्रुप वो ज़्यादा होती है। तो जब उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है तो वो फॉस्फेट ग्रुप को अपने साथ अटैच करके जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम है उसको रिलीज़ करवा देता है। इसकी वजह से एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है उसकी रीएक्टिवेशन हो जाती है और वो दोबारा जो है अपना एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर एजिंग का प्रोसीजर हो गया तो उसके केस में रिवर्स बैक करना मुश्किल हो जाता है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को रीएक्टिवेट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्रेलिडोक्साइम बेसिकली केमिकल रीएक्टिवेटर है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम का, अनएबल टू पेनिट्रेट सीएनएस, सीएनएस में पेनिट्रेट नहीं कर पाता, कैन नॉट ब्रेक बॉन्ड ऑफ इकोथायोफेट, इट इज़ अ वीक रीएक्टिवेटर। लेकिन जो है ना ये इकोथायोफेट का बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता बिकॉज इट इज़ अ वीक रीएक्टिवेटर। लेकिन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड के ऑक्साइम्स की एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द फॉस्फेट ग्रुप ना, तो ये कुछ हद तक जो है ना वो रिवर्स बैक कर देते हैं अनटिल एंड अनलेस एजिंग ना हुई हो। अगर एजिंग भी हो गया तो उसके केस में फिर ये होता है कि ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। लेकिन अब हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, अगर हम इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें कि इंडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एसिटाइलकोलिनेस्टरेज जो इनहिबिटर है, रिवर्सिबल भी है, इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल के अंदर हमारे पास एड्रोफोनियम आ रही है, इसलिए यूज़ हो रही है माइसीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में, और ट्यूबरक्लोनिन की एंटीडोट भी है। और फाइसोस्टिगमिन बेसिकली जो है वो एट्रोपिन के जो इफेक्ट्स हैं सीएनएस उसको रिवर्स करने में, और एंटी डिप्रेसेंट्स के जो कार्डियक और सीएनएस इफेक्ट्स हैं उसको रिवर्स करने में यूज़ हो रही होती है। जबकि नियोस्टिगमिन जो है उसका भी स्केलेटल मसल्स पे इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फाइसोस्टिगमिन, तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में दी जा रही है और ट्यूबरक्लोनिन के एंटीडोट के तौर पर भी दी जा रही है। तो एट्रोफोनियम एंड नियोस्टिगमिन दोनों एंटीडोट फॉर ट्यूबरक्लोनिन के लिए भी यूज़ हो रही हैं। एड्रोफोनियम डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस में, जबकि नियोस्टिगमिन जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस में जा रही है। और इसके अलावा जो फाइसोस्टिगमिन है बेसिकली एट्रोपिन के साइड इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए यूज़ हो रही है, और सीएनएस इफेक्ट्स को, इसलिए एट्रोपिन के एंटीडोट हम लोग फाइसोस्टिगमिन कह रहे होते हैं कि वो है। और पाइरिडोस्टिगमिन एंड एम्पिनोनियम की अगर हम बात करें तो ये ड्रग ऑफ चॉइसेस इन द मैनेजमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। और टेक्रिन, डोनेपिजिल, रिवास्टिगमिन एंड ग्लेंटामिन, these are the first line treatment in the agent in the treatment of Alzheimer's disease। और टेक्रिन की हेपेटोटॉक्सिसिटी है, ग्लेंटामिन की जीआईटी डिस्ट्रेस करता है, डोनेपिजिल हम प्रेफर करते होते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ के ट्रीटमेंट में, ठीक है। और अगर हम कोलिनेस्टरेज एगोनिस्ट जो इरिवर्सिबल है उसकी बात करें तो उसमें इकोथायोफेट आ रहे हैं और पैराथाइओन आ रहा है। इकोथायोफेट जो है वो इरिवर्सिबली इनहिबिट कर रहा है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को, जिसकी वजह से इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, 1 वीक तक एक्शन शो कर रहा होता है। और अगर एजिंग हो जाएगी तो फिर उसको रीएक्टिवेट करना ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है। साइड इफेक्ट इसके कैटरैक्ट्स हैं, जबकि पैराथाइओन जो है हमारे पास ये इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज़ हो रहा होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में हम प्रेलिडोक्साइम दे रहे होते हैं, बट इट इज़ अ वीक रीएक्टिवेटर, फिर भी जो है रीएक्टिवेट कर रहा होता है। क्योंकि अगर हम लोग एंटीडोट की बात करें ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में तो प्रेलिडोक्साइम ही प्रेफर करें, तो प्रेलिडोक्साइम इज़ द एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पॉइजनिंग। ये जो है ना कुछ हद तक अफिनिटी है इसकी फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो उसको अपने साथ अटैच करके एंजाइम को रिलीज़ करवाता है, लेकिन अगर एजिंग हो जाए तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो है हमारे पास ये आज हमारे जो है ना इंटरैक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके अलावा कोई और क्यूरी हो तो उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं।
और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, बिकॉज इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी टू मेक फर्दर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।